फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना में आज हम पढ़ेंगे चाइनीज़ सिविल वार। जो चाइना में सिविल वार हुई वो 1927 से 1949 के दरमियान हुई, और ये एक पार्टी थी KMT, कोमिंटांग पार्टी, जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसके कम्युनिस्ट नज़रियात थे, उनके बीच हुई थी। ये दो फेजेज़ में हुई थी। जो चाइना है, बुनियादी तौर पर अगर हम चाइना को देखें तो ये दुनिया की चार बेहतरीन सिविलाइजेशन जैसे कि इंडस है, इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इसी तरह चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है वो भी एक क्लासी सिविलाइजेशन है। 17th सेंचुरी में अगर हम चाइना को देखें तो जो चिंग डायनेस्टी थी वो बहुत कमज़ोर था, वो बेकार साबित हुई थी। इस दौरान जो कॉलोनाइज़र थे उन्होंने चाइना को आपस में एक तरह से आपस में डिवाइड कर रखा था, आपस में बांट रखा था। जो वेस्टर्न पावर थे, राजा उनकी बात मानते थे। 1800 से 1900 के दरमियान जितने भी जंग लड़े, चाइना सब के सब हार गया था। इसको ह्यूमिलेटिंग पीरियड ऑफ चाइना कहते हैं। जो लोग थे, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे। जो चाइना की जो रिसोर्सेज थे वो वेस्टर्न पावर लेके जाते थे। जो ब्रिटिश थे उन्होंने चाइनीज़ पीपल में ओपीएम की लत भी लगाई थी, लोग ओपीएम कंज्यूम करने लगे थे। इस दौरान फिर ओपीएम वार भी होते हैं, फर्स्ट ओपीएम वार, फिर उसके 20 साल बाद फिर सेकंड ओपीएम वार। जो रशिया था उसने मैनचूरिया पर कब्जा कर लिया 1880 में, चाइना फ्रांस से हार गया था। फिर इसके बाद फर्स्ट सैनो जापानीज वार होता है 1894 से 1895 के दरमियान। इसमें जापान ने चाइना को हरा दिया था, और जो कोरियन पेनिसुला था उस पर भी कब्जा कर लिया, ताइवान पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद बक्सर रेवोल्यूशन, ये इसमें कॉमन लोग थे, जो कॉमन चाइनीज़ पीपल थे, उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन जो बक्सर रेवोल्यूशन था वो भी नाकाम हुआ। 1800 से 1900 के दरमियान यानी चाइना ने जितनी भी जंगें लड़ी थी वो सब के सब हार गया था। इसकी बेसिक वजह वही चिंग डायनेस्टी थी, वो बिल्कुल बेकार थी। उसके जो आखिरी एम्परर थे, किंग पोई थे, उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। इस दौरान एक इंटेलेक्चुअल था डॉक्टर सन यात सन, वो एक नेशनलिस्ट थे और चाहते थे कि चाइना एक हो जाए। इस दौरान 1911 में जिनहाई रेवोल्यूशन आता है। जिनहाई रेवोल्यूशन कामयाब हुआ, यानी 2000 साल से जो मोनार्की कायम थी, जिनहाई रेवोल्यूशन ने उसको उखाड़ फेंका। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो डॉक्टर सन यात सेन थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसे कोमिंटांग KMT कहते हैं। उसके 3 प्रिंसिपल थे, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। डॉक्टर सन यात सेन ये कहते थे कि चाइना को यूनाइट करो, मगर उनके पास आर्मी की सपोर्ट नहीं थी। आर्मी की जो सपोर्ट थी वो युआन शिगाई के साथ थी। फिर इनके बीच फिर चपकलिश होती है। फिर डॉक्टर सन यात सेन ये कहते हैं कि युआन शिगाई से कहते हैं कि हाँ आप ही रूल करें। चाइना इस दौरान वारलॉर्ड्स में बट गया था। फिर इस दौरान चियांग काई शेक आते हैं, लेकिन सन यात सेन ने अपनी कोशिशें जारी रखी। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। जो कम्युनिस्ट हैं और KMT वाले हैं उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम इकट्ठे मिल के काम करते हैं। 1925 में सन यात सेन इंतकाल कर जाते हैं। फिर जो कई शेख हैं वो कहते हैं कि अब मैं चाइना को यूनाइट करूँगा। फिर 1925 से 1928 तक नॉर्दर्न एक्सपीडिशन शुरू हो जाते हैं। जितने भी वारलॉर्ड्स थे सबको ख़त्म किया जाता है, चाइना एक बार फिर यूनाइट हो जाता है। इस सब को चियांग काई शेक थे वो लीड कर रहे थे। 12 अप्रैल 1927 से जो कम्युनिस्ट थे उनको मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शंघाई मास्कियर हो जाता है। 1927 से शुरू हो जाता है फर्स्ट फेज। 1927 से 1937 तक चलता है। 90% चांसेस यही थे कि KMT जीतेगा। गांव का जो सपोर्ट था वो कम्युनिस्ट के साथ था। जो चियांग काई शेक थे उसने सब के सब पावर अपने हाथ में ले लिए और जो लोगों की आज़ादी थी उसको दबाया। दूसरी तरफ जो माओ थे वो लोगों को बेहतरी की उम्मीद दिला रहे थे। वो जो लोग थे वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने लगे थे माओ की वजह से। माओ ने उनको बेहतरी की उम्मीद दिलाई थी कि अगर हम पावर में आ गए हम आपके लिए ये करेंगे। जो ज़मीनें हैं हम लोगों को ज़मीनें लाट करेंगे।
جبکہ KMT والے کمیونسٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا قتل عام کر رہے تھے، تب وہ 10,000 کلومیٹر طویل لانگ مارچ شروع کرتے ہیں 1934 سے 1935 اکتوبر۔ وہ نارتھ کی طرف گئے، ماؤ ان کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ٹویسٹ آتا ہے 1937 میں جاپان انویڈ کرتا ہے، سینو جاپانیز وار ہوتا ہے۔ جاپان نے لوگوں کا قتل عام کیا، وہاں پہ وار کرائم کیے، جتنے بھی اہم شہر تھے چائنا کے، جتنے بھی اہم شہر تھے سب کے سب پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر KMT اور جو کمیونسٹ تھے انہوں نے پھر سے ہاتھ ملا لیا، انہوں نے کہا اگر جاپان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب تک جاپان یہاں پہ ہے، جب تک جاپان لڑ رہا ہے، جب تک جاپان یہاں پہ قبضے کر رہا ہے، تب تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم جاپان کا مقابلہ کریں گے۔ اس دوران World War II شروع ہو جاتا ہے۔ World War II میں جو جاپان ہے وہ ایکسس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ چائنا الائز کے ساتھ ہوتا ہے۔ 1945 میں World War II ختم ہو گیا، جاپان ہار گیا تھا، جاپان پر امریکہ نے اٹیک کیے تھے۔ جاپان کے جانے کے بعد 1946 سے پھر دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے جو 1949 تک چلتا ہے۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ چیانگ کائی شیک ہی جیتیں گے، مگر سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا۔ سوویت نے ہتھیار کمیونسٹوں کو دیے، گاؤں کا سپورٹ کمیونسٹوں کے ساتھ تھا۔ دیکھتے دیکھتے 3 سال کے اندر 1949 جون تک کمیونسٹوں نے KMT والوں سے سب کچھ چھین لیا، اور یوں اکتوبر 1949 میں ماؤ نے بیجنگ میں لال جھنڈا لہرا دیا، چائنا میں کمیونزم آ گیا اور پیپل ریپبلک آف چائنا مارز وجود میں آیا۔ ماؤ اس کے پریزیڈنٹ بن گئے، جبکہ زو انلائی پریمیئر، اور جو کائی شیک تھے چیانگ کائی شیک، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تائیوان بھاگ گئے، اور جو تائیوان ہے اس کو کہتے ہیں ریپبلک آف چائنا۔ جبکہ یہ جو بڑے والا چائنا ہے جس کی قیادت ماؤ کر رہے تھے، جس کے پریزیڈنٹ ماؤ تھے اور پریمیئر زو انلائی، اس کو کہتے ہیں پیپل ریپبلک آف چائنا۔